अफगानिस्तान की भू राजनीति साउथ एशिया के लिए महत्वपूर्ण है, सेंट्रल एशिया के लिए भी महत्वपूर्ण है, यूरोप, अमेरिका, रूस इनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान की स्थिति अगर आप नक्शे पर देखें तो ये अफगानिस्तान, इनका बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान उत्तर की ओर, उज्बेकिस्तान देश ये बॉर्डर है अफगानिस्तान का उज्बेकिस्तान के साथ। ताजिकिस्तान एक देश है, ये पूरा बॉर्डर है अफगानिस्तान का ताजिकिस्तान के साथ। चीन का वखान कॉरिडोर है के साथ 74 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। भारत देश के साथ अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। लेकिन अभी ये जो बॉर्डर है इसको, ये हिस्सा तो भारत का है लेकिन अभी इसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। और आप फिर दक्षिण की ओर आए तो ये है डूरन लाइन जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, ये पूरी लाइन। फिर आप अगर पश्चिम में देखें तो अफगानिस्तान का पड़ोसी ईरान है। ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है और ये यहाँ के एक क्षेत्रीय शक्ति भी है। तो जो अफगानिस्तान की लोकेशन है, इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वह ये सेंट्रल एशिया और यहाँ से साउथ एशिया, ये सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है। तो यह एक ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिट जोन है, यहीं से कभी सिल्क रूट होकर जाया करती थी। अगर आप पश्चिम में देखें तो पश्चिम में ईरान एंड मिडिल ईस्ट, ये सऊदी अरब है, ये कतर है, ये गल्फ ऑफ पर्सिया है। पर्सिया में साउथ पर्स गैस फील्ड, जो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है, वो यहाँ पर स्थित है। ये यूएई, ये ओमन, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमन। तो जो अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इस भौगोलिक स्थिति है, वह भौगोलिक स्थिति आज जो अफगानिस्तान की जो भू राजनीति है, इसके बीच में गहरे संबंध हैं। अफगानिस्तान की जो डेमोग्राफी है, जो यहाँ का जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या की जैसे जो जनजातियां हैं, वो जब आप इसके बॉर्डर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उज्बेक ज़्यादा यहाँ होंगे, ताजिक यहाँ होंगे इस क्षेत्र में। आप देखेंगे जो पश्तून्स होते हैं, तालिबान का मतलब होता है पश्तो भाषा में स्टूडेंट, विद्यार्थी। लेकिन तालिबान एक जो पश्तून्स हैं, पश्तून को भारत में हम लोग पठान बोलते हैं या काबुली वाला बोलते हैं। तो ये जो पश्तून्स हैं, ये जो डूरन लाइन है इसके सहारे पूरा है। और ये अफगानिस्तान की जो 4 करोड़ की आबादी है, 50% से ज़्यादा आबादी पश्तून की है, पठानों की है। और अफगानिस्तान में अगर धर्म की बात करें तो करीब 97-98% लोग यहाँ पर इस्लाम को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी क्यों यहाँ पर सत्ता पलट हुई और क्यों आज यहाँ पर जो पश्तून्स हैं, जो अपने को बोलते हैं कि हम लोग तालिबान हैं और हम लोग सबसे शुद्ध इस्लाम को मानने वाले हैं या उसको इम्पोज करने वाले हैं, क्यों उनको जो है आर्म्स उठाना हुआ और क्यों इस तरह की डिक्टेटरशिप की स्थितियां अफगानिस्तान में ये बनी है। अगर आपको इसको समझना है तो आपको यहाँ के जो भौगोलिक कारक हैं, जो यहाँ की ज्योग्राफी है, उसको आपको समझना होगा। तो ज्योग्राफी में एक तो आपने इसका लोकेशन देखा, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, मिडिल जो ईस्ट है या वेस्ट एशिया, इराक, सऊदी अरब, ईरान, इधर पाकिस्तान, इधर इंडिया, इधर चाइना, इसके बीच में है। तो काफ़ी समय पहले यहाँ पर मंगोल के जो शासक थे चंगेज़ खान, उनका इन्वेजन हुआ करता था, तो वो इस रास्ते से आकर अटैक करते थे। तो अफगानिस्तान में ढेर सारे इन्वेडर्स, ढेर सारे आक्रमणकारी ये इसी रास्ते से आए हैं। यहाँ पर फरगना की घाटी, यहाँ के भी शासक यहाँ तक वो अटैक करते थे, हमला करते थे। फिर एक समय रहा अलेक्जेंडर भी
इस रास्ते से आया है। तो ये अफगानिस्तान की जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के जो मध्य की स्थिति है, इसके कारण अफगानिस्तान में समय समय पर अलग अलग आक्रमणकारी आए और उनका आक्रमण इन्होंने फेस किया। उन आक्रमणों से यहाँ की जो समाज है, जो संस्कृति है, वो धीरे धीरे युद्ध की संस्कृति में ये परिवर्तित होने लगी। यहाँ पर फिर आप आगे भी देखेंगे कि वॉरलॉर्ड्स का जन्म होता है, जो कि युद्ध के लिए अपने लोगों को ये इकट्ठा करते हैं। तो ये जो इनका लोकेशन है, ये तो एक फीचर हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ की टोपोग्राफी क्या है। टोपोग्राफी का मतलब यहाँ पर कहाँ पहाड़ है, कहाँ मैदान है, वो मैदान उपजाऊ है कि नहीं, उसमें खेती हो सकती है कि नहीं। तो आप देखें, दुनिया का जो सबसे, ये पामीर नॉट है, पामीर की गांठ है, यहीं से पामीर की नदी पंज रिवर निकलती है। और अफगानिस्तान ज़्यादातर, ये देखिए हिंद कुश रेंज है, ये हिंदू कुश रेंज है, ये सफ़ेद कोह रेंज है। तो अफगानिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा हिंदू कुश रेंज ने ढक रखा है। ये हिली माउंटेनियस ट्रैक्ट है और ये पामीर की नॉर्थ से ये निकला है, इधर हिमालय निकला है, इधर फिर काराकोरम है। तो ये पूरा एक माउंटेनियस बेल्ट है। इधर ये सुलेमान किरथर है, ये पाकिस्तान में। तो अफगानिस्तान में उपजाऊ जमीन, फर्टाइल लैंड, ये कम है और यहाँ पर पानी का अभाव है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे नदियाँ हैं, हेलमंड रिवर है, काबुल रिवर है, लेकिन यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एरिड और सेमी एरिड है। तो इसके कारण यहाँ पर कृषि जो है, खेती, वह खेती अच्छी खेती नहीं होती है और वह खेती बस किसी तरह इतनी ही हो पाती है कि लोग को अनाज मिल जाए और जीवन यापन इनका होता रहे। लेकिन यहाँ की जो आबादी है अफगानिस्तान की, वो बढ़ रही है। 74% से अधिक लोग जो अफगान हैं वो गांव में रहते हैं। यहाँ पर एक अफगान माँ औसत 5 बच्चों को जन्म देती हैं। तो इसका मतलब इनकी जो फर्टिलिटी रेट है, इनका जो ग्रोथ रेट है, वो ज़्यादा है। ये अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, उसके बाद एशिया में अफगानिस्तान की है अभी। और यहाँ पर अगर आबादी बढ़ रही है तो इनको भोजन चाहिए, इनको पैसे चाहिए, इनको सुविधाएं चाहिए, इनको शिक्षा चाहिए, इनको अस्पताल चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान में इन सब चीज़ों का अभाव रहा है। उस अभाव के कारण एक तो यहाँ का जो माउंटेनियस, जो पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा अफगानिस्तान के हिस्से को आच्छादित कर रखा है और यहाँ का जो सूखा शुष्क क्लाइमेट है, गर्मी में बहुत गर्म होगा और ठंडी में बहुत ठंडा होगा। तो ढेर सारी यहाँ पे जो फसलें होती वो नहीं हो सकती, और हो भी सकती है तो उनकी उत्पादकता बहुत कम होती है। फिर परिणाम इसका देखें क्या होता है। ऊपर से हमले होते रहते हैं, ये कभी इधर से हमला हुआ, ये कभी इधर से हुआ, कभी इधर से। तो इस तरह के जो हमले होते रहे, उससे जो पश्तून थे, जो पठान थे, ये काफ़ी परेशान रहे। फिर यहाँ पर वॉरलॉर्ड्स का जन्म हुआ। वॉरलॉर्ड्स का मतलब जो कुछ लोगों को वो रखते हैं, बोलते हैं क्षेत्र हमारा है, उससे वो टैक्स लेते हैं, बोलते हैं हम इसकी जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर करेंगे। तो इस तरह वॉरलॉर्ड का जो कल्चर है वो इन सब पश्तून्स के बीच में होता है। और यहाँ पर जब क्लाइमेट, सॉयल और ये हिली ट्रैक्ट्स ज़्यादा ये फसल ये अफगान लोगों को दे नहीं पाई, तो फिर यहाँ पर अफगान के लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो फिर शुरू हुई अफीम की खेती, पॉपी कल्चर। फिर अफीम की खेती में पानी की आवश्यकता कम होती है और अफीम की खेती में फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। जो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का बिजनेस है, ये दुनिया में सबसे सेकेंड हाईएस्ट ये प्रॉफिट गिविंग बिजनेस है। नंबर 1 पर है इंटरनेशनल आर्म्स एंड एम्यूनिशन का बिजनेस, सेकेंड पर है ड्रग और थर्ड पर है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये जो यहाँ का पॉपी कल्चर होना शुरू हुआ, क्योंकि उसको पानी कम चाहिए अफीम की खेती के लिए, और उसमें लाभ ज़्यादा है। तो ये सब बेल्ट में यहाँ पर
ओपियम कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, और ओपियम कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ तो वो फिर रुका नहीं, फिर वो आप देखिए एक मैप देखिए, ये ईरान, पाकिस्तान और ऐसे होते अफगानिस्तान, ये गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है, गोल्डन क्रिसेंट, ये पूरी बेल्ट ऐसे गोल्डन क्रिसेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफीम की खेती यहाँ पे फैल के यहाँ खेती होने लगी, फिर यहाँ होने लगी, और आज ये तीनों मिलके दुनिया की सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन यहाँ होता है। और यहाँ से कई रास्ते, एक रास्ता अफीम का ऐसे निकल जाता है यूरोप को और रशिया को, तो जो इलिट सप्लाई है वो यूरोप की जो आबादी है जो रशिया को होती है, जो एक सेकेंड लाइन है वो फिर इंडिया को, ऐसे ये लोग यहाँ से पाकिस्तान, कराची एयरपोर्ट, बॉम्बे, बॉलीवुड, जो आपने अभी सुना कि ये ड्रग यहाँ पर पाए गए, हीरोइन पाए गए, ये सो एंड सो फिल्म स्टार के बेटे वो पकड़े गए, या सो एंड सो लोग इन्वॉल्व हैं नारकोटिक्स में, तो ये जो ड्रग्स है उसका जो लिंक है वो इंटरनेशनल लिंक्स इंडिया से जुड़े हैं, यूरोप से हैं और रशिया से एक कनेक्टेड। और एक तीसरी रूट ड्रग्स की जाती है सेंट्रल एशिया में। तो इनका जो कारोबार है, इनकी जो इकोनॉमी है, वो ज़्यादातर अफीम के से जो पैसा आता है उससे ये संचालित हो रही है। हालांकि जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो उन्होंने प्रयास किया है कि अफीम का कल्टीवेशन यहाँ पर कम हो, या अफीम की जो इलीगल सप्लाई यूरोप को है हो रही है, एशिया को हो रही है, या रशिया को हो रही है, या सेंट्रल एशिया को, वो रुके। लेकिन अभी तक इसमें कोई कामयाबी ये नहीं मिली है। और इस अफीम की कल्टीवेशन, गोल्डन क्रेसेंट का एक और भाग है, एक और कहानी है इसकी, कि जब यहाँ पर अफीम होती तो ये सिर्फ अफीम बाहर भेजते ही नहीं है, ये खुद भी अफगान के लोग अफीम का प्रयोग करना ये इन्होंने प्रारंभ किया, और ये नशे में धुत होने लगे। यहाँ भी अफीम के लोग, यहाँ भी अफीम के लोग, यहाँ भी। और ये इनकी अभी शिक्षा या जो मेडिकल एजुकेशन है उतनी अच्छी नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं कि एक ही सुई से वो इंजेक्ट करते हैं ब्लड। तो अफीम के लिए इंजेक्ट वो करेंगे, एक आदमी वो लगाएगा, दूसरा लगाएगा, तो एक इंजेक्शन से ये लोग कई लोगों को अफीम इंजेक्ट करते हैं। तो उसका क्या रिजल्ट हो रहा है? उसका रिजल्ट हो रहा है कि यहाँ HIV एड्स ये बढ़ रहा है। तो ये बीमारी ये बढ़ रही है, तो HIV एड्स जब बढ़ेगा तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है ये और टूट रही है, क्योंकि उसका इलाज काफ़ी कॉस्टली होता है, हो भी नहीं पाता है, और इनकी जो वर्कफोर्स है, यूथ फोर्स है, वो जो ड्रग्स में धुत है और HIV एड्स में धुत है। तो ये यहाँ की जो ज्योग्राफी है, जो प्रॉपर एग्रीकल्चर जो जिसके कारण ये नहीं हो पा रहा है, और लोग ज़्यादा पैसे कमाने के लिए अफीम की खेती का जो प्रयोग कर रहे हैं, या जो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल यहाँ पे एक्टिव है, और ये जो गोल्डन क्रिसेंट है, इसके कारण यहाँ का जो समाज है ये नशेड़ी होता जा रहा है, यहाँ भी ईरान में। और नशे के साथ साथ ये HIV बीमारियाँ, या हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C, ये तीनों जो है इनक्योरेबल है, इसका क्योर नहीं है, इसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये यहाँ पर इस गोल्डन क्रिसेंट में इट्स ए गिफ्ट ऑफ ओपियम कल्टीवेशन, अफीम की खेती का ये कुपरिणाम है। आप जो चीज़ बाहर को देंगे वो चीज़ आपके घर को भी वो जलाएगी, और जला रही है। फिर यहाँ पर ये जो अफीम की बात जब हमने किया, तो यहाँ पर आज जो अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो अब उसके पास अफीम के अलावा और ज़्यादा कोई स्रोत है नहीं। इनके जो मिनरल्स हैं, अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास मिनरल्स हैं, लोहा है, तांबा है, कोबाल्ट है, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, लेकिन उसकी अभी जो खुदाई है, जो कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन है, वो हो नहीं पा रहा है। यहीं पर एक ऐनक कॉपर फील्ड है, ऐनक कॉपर फील्ड है, तो यहाँ पर चाइना ने कुछ काम स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक इसका कॉमर्शियल वाइबल जो एक्सट्रैक्शन होता है कॉपर का, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो अफगानिस्तान की आपने देखा कि जो यहाँ की जो ज्योग्राफी है, वो यहाँ की डेमोग्राफी,
को इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ की जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी जो रिलीफ फीचर्स हैं, वो यहाँ की एग्रीकल्चर को वो कैसे अफेक्ट करते हैं। और अब हम जब थोड़ा सा टोपोग्राफी जो रिलीफ फीचर्स उसके डीप में जाएं तो हम देखेंगे कि यहाँ की जो रिलीफ फीचर्स है वो कैसे युद्ध के अभेद्य किले उसने यहाँ पर बनाए हैं। जैसे एक स्थान है यहाँ पर तोरा बोरा, ये देखिए दिख रहा होगा, और यहाँ पर सफेद कोह है। तो ये जो रेंजेस हैं इसमें लाइमस्टोन जो पानी होता है वो चूने पत्थर को वो गला देता है, तो कैवर्न बनता है। उस कैवर्न में ये तोरा बोरा ये यहाँ पर प्लेस है और केव्स हैं और ढेर सारी गुफाएं हैं। ये गुफाएं ऐसी हैं, इन गुफाओं को डेवलप किया था CIA ने। CIA अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने डेवलप किया था मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देने के लिए और इसको एक बेस बनाने के लिए। किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ, सोवियत खिलाफ। 1990 के पहले ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ये एक्चुअली इन कंट्रीज का बॉर्डर नहीं था, ये बॉर्डर था सोवियत का, ये पूरा बॉर्डर। इसके पहले यहां पर सोवियत थी। तो जब 1979 में ये यहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यहाँ पर आती है और वो लैंड रिफॉर्म करती है अफगानिस्तान में, और ढेर सारे रिफॉर्म जिसका विरोध अफगान के समाज ने किया कि आप ऐसे जमीन बांट नहीं सकते, हमारी जो परंपरा है वो है। तो जो कम्युनिज्म और यहाँ के जो सोशल वैल्यूज हैं उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये लोग आर्म्स में आए अगेंस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। और जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट खतरे में पड़ी तो सोवियत उनको सपोर्ट किया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सोवियत ने सपोर्ट किया। कैसे किया? आर्म्स, एम्यूनिशन, मिलिट्री टैंक्स, फंड, फाइनेंस, ताकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टेबल रहे और कम्युनिज्म रशिया से आगे बढ़े। ये हम बात कर रहे हैं 1970s की। तो फाइनली क्या होता है, 1979 में सोवियत इन्वेड करता है। तो उसी समय अमेरिका और रशिया में ये शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से 1945 तक था। उसके बाद फिर रशिया और अमेरिका में कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। उस कोल्ड वॉर के कारण रशिया अपने मिलिट्री बेसिस ये फैलाता है और रशिया ने कोशिश किया कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वर्ल्ड में आए। अमेरिका ने कोशिश किया कि जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है जो यूरोप की या अमेरिका की, वो वैल्यूज, वो गवर्नमेंट ये विश्व में ज़्यादातर स्थानों पर हों। तो क्या हुआ, इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बचाने के लिए रशिया अटैक करता है अफगानिस्तान पर और CIA फंड करता है मुजाहिदीन को, अमेरिका। अब मुजाहिदीन का ये मतलब है, अरब का ये एक वर्ड है जो कि वो लोग जो जिहाद करते हैं। तो यहाँ पर मुजाहिदीन की और रशिया की एक फाइट स्टार्ट होती है। और ये जो तोरा बोरा केव्स है, इस केव्स को CIA ने ऐसा बनाया कि यहाँ पर 2000 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल है, यहाँ पर अंदर डैम है और यहाँ पे तमाम ऑफिसेज हैं, यहाँ होटल्स हैं, तो और ढेर सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन की स्टोर है। तो फिर जब ये वॉर होता है तो इस तोरा बोरा केव को रशिया की जो आर्मी है वो ऑक्युपाई करती है। तो फिर उसके जनरल लिखते हैं कि यहाँ का ये जो रिलीफ फीचर है अफगानिस्तान का इतना बढ़िया है कि ये जो केव्स हैं ये अभेद्य हैं, अजेय हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता है। उसके बाद फिर रशिया 10 साल के बाद युद्ध होता है और रशिया को उसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, लॉस होता है और रशिया वापस रशियन फोर्सेस ये वापस जाती हैं। तो फिर इस जो तोरा बोरा है इसको मुजाहिदीन ऑक्युपाई किए रहते हैं। रशिया के जाने के बाद फिर यहाँ पर जो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी जिसमें कि ताजिकिस्तान और उज्बेक, तुर्कमेन ये लोग थे और ताजिकिस्तान डोमिनेटेड गवर्नमेंट थी। यहाँ पर जो वो सरकार थी जाने के बाद उसमें जो ताजिकिस्तान मतलब ये सोवियत के समय ये जो ताजिक लोग थे उनका यहाँ पर उसमें इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। तो इसलिए उसकी जो गवर्नमेंट रशिया के हटने के बाद बनी उसमें ताजिका डोमिनेटेड थे, जो ताजिक लोग थे, नेता थे, ज़्यादा थे। और जो यहाँ के पश्तून थे
उनका उसमें सहभागिता कम थी। तो तालिबान को या जो पश्तून उनको लगता था कि देश हमारा, हमारी बहुमत, हम 50% 60% और ये ताजिक, ये उज्बेक, ये लोग जो है हम पर राज कर रहे हैं। तो इन लोगों के अंदर एक असंतुष्टि ये 1990 से ये पैदा होना ये प्रारंभ हुई थी। और देखिए अफगानिस्तान में यहाँ पर हर प्रकार के लोग हैं, ये मल्टी एथनिक सोसाइटी है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है। लेकिन अगर पूरे अफगानिस्तान के जो पश्तून है, पठान है, वो एक बात पर उनकी सहमति बनती है तो वो सहमत सिर्फ एक ही बात पर है कि ये जो 1893 में जो डूरन लाइन ये बनाई गई ब्रिटिश द्वारा, ब्रिटिश राज को अफगानिस्तान से अलग करने के लिए, वह लाइन सही नहीं है। उनका मानना है कि यह लाइन पठानों को दो भाग, पश्तूनों को दो भाग में बांटने के लिए बनाई गई। तो आज भी ढेर सारे जो पठान पश्तून हैं वो यहाँ पर हैं, ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान की करीब 20% से अधिक आबादी ये पठान और पश्तूनों, इसमें पठान और पश्तून हैं। और ये डूरन लाइन है, ये डिस्प्यूटेड है। इसको जो अफगान की गवर्नमेंट है, ये जो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं ये तालिबान गवर्नमेंट है, या जिसको अगर हम लोग और बेसिक भाषा में बोलें जो पश्तूनों की सरकार है, तो जो पश्तून की सरकार बोलती है ये बॉर्डर सही नहीं, ये वीक बॉर्डर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर अक्सर इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान की मिलिट्री इसको बचाने के लिए आए दिन संघर्ष ये करती है, और अफगान के लोग कहते नहीं इधर पश्तून है तो ये हमारा है। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा, अगर आप न्यूज़ डीपली देखते हैं तो एक मूवमेंट यहाँ चल रहा है पश्तूनिस्तान के लिए भी। सारे जो पश्तून्स हैं वो अफगानिस्तान के, पाकिस्तान, ये कहते हैं कि हम लोग एक हैं। अभी भी हमारे ये जो यूएनओ में एक जनरल असेंबली हुई, उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये एडमिट किया कि ये जो पश्तून्स होते हैं, ये एक इनका जो यूनिटी होती इतनी स्ट्रांग होती है कि ये सपोर्ट करते हैं तालिबान को। ये इमरान खान ने बोला है। अब आप इसको मीडिया में जाएंगे तो मीडिया की रिपोर्ट में आपको मिलेगी। इस बात से ये जो पश्तून है काफ़ी नाराज भी हुए कि आप हमको बोल रहे हैं कि हम टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन देखिए जो टेररिज्म ऊपर दिख रहा है कि ये तालिबान टेररिस्ट हैं, इसके अंदर जो इनका जो ट्राइबल यूनिटी है, जो एक कबीले की एकता है, जो कबीले की एकता है वो भारी है आज भी। और यहाँ जहाँ पर ये पश्तून्स हैं, यहाँ भी पश्तून हैं, यहाँ भी रिफ्यूजीज हुए हैं, क्योंकि जब संघर्ष हुआ है तो पश्तून यहाँ भाग के आए, यहाँ भाग के आए, और पहले से भी यहाँ पर ये रहे हैं। तो पश्तूनों का सपोर्ट हमेशा पश्तून को होता है, यह बात पाकिस्तान बोलता है। लेकिन पश्तून कहते हैं नहीं, हमारा सपोर्ट तालिबान ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है, हमारा सपोर्ट पश्तूनों को है, लेकिन तालिबान ऐसा टेररिस्ट को नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान की अपनी स्टडी होगी, इमरान खान का अपना इंटेलिजेंस होगा, वो इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो कहते हैं तो इसमें भी कुछ सच्चाई होगी। तो ये जो पश्तूनिस्तान मूवमेंट है, जो पश्तून आपस में यूनाइटेड हैं, पश्तूनों में 450 वंश से ज़्यादा क्लैन हैं, और इनकी आबादी 50% से ज़्यादा अफगानिस्तान में है और 20% से ज़्यादा पाकिस्तान में है, और ईरान में भी है। ये बॉर्डर के अलोंग हर जगह है। पश्तून पठान भारत में भी हैं, लेकिन जो भारत के पठान हैं वो सबसे वेल ऑफ है। उनकी शिक्षा, उनका रहन सहन का स्तर यहाँ के जो ये पठान हैं, यहाँ के जो पश्तून हैं उनसे अच्छा है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक, एक सेकुलर देश है, और यहाँ पर सबको जो भी नागरिक हैं उनको यहाँ पर बराबर दर्जे का सम्मान मिला है। तो ये जो पश्तून और गैर पश्तून का जो भेद है अफगानिस्तान में, तालिबान की सरकार आने से अब वो उसमें बढ़ना मतलब वो बढ़ रहा है, क्योंकि जो पश्तून थे इनको जो पिछली सरकार थी उसमें उनका उतना प्रतिनिधित्व नहीं था। यही कारण है कि जब अभी तालिबान के एक नेता ने बोला कि हम लोग इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, तो उस नेता को साइडलाइन कर दिया गया। पश्तून का मानना है कि नहीं, हम लोग पश्तून हैं और हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा आबादी है।
तो जो पश्तून्स का अभी तालिबान ने जो गवर्नमेंट बनाई है, और यूएसए यहाँ पर 9/11 के बाद यूएसए ने 20 साल तक अपने मिलिट्री बेसेस बनाए, और अभी जब 2021 में यूएसए विड्रॉल करना स्टार्ट करता है तो तालिबान पूरा टेक ओवर कर लेता है। टेक ओवर इसलिए ये कर पाए क्योंकि इनकी आबादी यहाँ पर ज़्यादा है, अब पश्तून की यूनिटी ज़्यादा है, तो पश्तून की जो आर्मी भी थी, जो ये अफगान आर्मी थी, उसमें भी जो पश्तून थे वो सब तालिबान के फेवर में थे। जो यहाँ पे जितने ऑफिसर्स, जो ब्यूरोक्रेसी थी, वो भी कहीं ना कहीं उनमें तालिबान के प्रति सिंपैथी थी। हो सकता है उनकी सिंपैथी इनके टेररिस्ट नेचर या इनके रेडिकल आइडियाज के लिए ना हो, लेकिन चूंकि इनका ब्लड ये पश्तो ब्लड है, ये पठान के खून है, इसलिए लोगों की सिंपैथी होती है। हो सकता है सारे पठान इनके मूल्यों, जो अभी इनके मूल्य हैं कि ये ऐसा रेडिकल स्टेप्स उठा रहे हैं, उसके फेवर में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमदर्दी होती कि नहीं है, ये भी पठान है, हम भी पठान हैं। तो जो ये अचानक से आ पाए अमेरिका के जाने के बाद, उसका एक रीजन रहा कि यहाँ की एथनिक यूनिटी, जो पठानों की यूनिटी है, वो तब भी थी, आज भी है, और आगे भी ये होगी। और आप अब देखें कि जब यहाँ पे अभी तालिबान ये गवर्नमेंट आ गई है, तो तालिबान की जो गवर्नमेंट आई, तो उसे कुछ लोग का मानना है, कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, कि अब ये बॉर्डर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा कि यहाँ के जो पठान हैं, जो पश्तून्स हैं, उनको अब और सपोर्ट मिलेगा, और उनको कम से कम एक मोरल सपोर्ट मिलेगा कि एक देश ऐसा भी है जहाँ पर पश्तून गवर्नमेंट है, जो तालिबान गवर्नमेंट है। तो ये इन लोगों का मनोबल अब बढ़ेगा। अभी आपने देखा होगा जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट या टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान में भी ये बढ़ गई हैं, और ये बढ़ती ही जाएंगी। इसका रीजन है कि यहाँ के जो पश्तून्स हैं, इनको लगता है कि पाकिस्तान इनके प्रति भेदभाव करता है, पाकिस्तान इन पश्तूनों को शक की निगाह से देखता है। पाकिस्तान मानता है कि ये रहते हमारे यहाँ है पश्तून्स, खाते हमारा है, लेकिन साथ ये अफगानों का देंगे। तो इसलिए ये जो यहाँ के पश्तून हैं, और कराची जो शहर है पाकिस्तान का, उसमें पश्तूनों की आबादी सबसे ज़्यादा है, जो पठान है। तो जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, उसमें भी जो पश्तून्स हैं उनका अच्छा खासा शेयर है, क्योंकि लोग मेहनती होते हैं पश्तून्स, और ये ऑनेस्ट भी होते हैं व्यापार में, और ये भारत देश में भी ढेर सारे सामान बेचने आते और जाते थे। तो ये जो स्थिति, नई स्थिति यहाँ पर ये बनी है तालिबान की, इसके कारण पाकिस्तान का बॉर्डर अनस्टेबल होगा, और जब पाकिस्तान का बॉर्डर अनस्टेबल होगा, ये देखें आप यहाँ पर इंडिया का ये जो 106 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये हालांकि अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन आप एक साल के पीछे जाइए या कुछ, तो आपने सुना होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स इंडिया ने किया था, तो यहाँ पर टेररिस्ट कैंप है। अब ये जो अफगानिस्तान है, यहाँ पर वखान कॉरिडोर है, यहाँ से मिलिटेंट्स या यहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बढ़ सकता है या बढ़ेगा। अभी देखिए, आपने कश्मीर में भी कई एक्टिविटीज़ हुई जब से तालिबान ने टेक ओवर किया, तो उसका रिजल्ट है कि यहाँ पर तालिबान के आने के कारण जो स्लीपिंग सेल्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं, और उनको एक मोरल सपोर्ट ये मिल रहा है। तो तालिबान का यहाँ पर आना इस पूरे एरिया की जियोपॉलिटिक्स को ये प्रभावित करता है। अच्छा, यहाँ पर एक विकास की राजनीति भी चल रही थी तालिबान के आने के काफ़ी पहले से। तो जो अफगानिस्तान की जो जोग्राफी है, जो उसका क्लाइमेट है, जो उसकी डेमोग्राफी है, आज जो तालिबान ने इसका टेक ओवर किया है, तो इन सब के बीच में आपस में अच्छा खासा इंटरलिंकेज है, डीप रिलेशन है इन सब फैक्टर्स के बीच में। और अफगानिस्तान से कंसर्न है यूएसए, जो विश्व की इसमें महाशक्ति है, इससे कंसर्न है काफ़ी हद तक रशिया, क्योंकि ये सब पहले रशिया के स्टेट थे, और अगर यहाँ पर मिलिटेंसी बढ़ती है तो रशिया के बॉर्डर्स पे भी मिलिटेंसी बढ़ेगी, और इस मिलिटेंसी का स्पिल ओवर इफेक्ट तुर्कमेनिस्तान में भी होगा, उज्बेकिस्तान में भी होगा, ताजिकिस्तान में भी होगा, और वो दिन दूर नहीं कि जब चाइना का जो युगिर यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, जिनको चीन अभी दबाए हुए है,
ये कहीं ना कहीं से इसका सपोर्ट यूघुर मुस्लिम्स को जरूर मिलेगा और उसके कारण यहाँ भी मिलिटेंसी ये बढ़ेगी। इसलिए चाइना भी कंसर्न है, चिंतित है। भारत है, भारत का काफी बड़ा, यहाँ तो 106 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, लेकिन जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो इन्फिल्ट्रेशन के लिए या जो आतंकवादी घुसपैठ के लिए वो कुख्यात है। तो भारत का कंसर्न है कि अगर यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां ये बढ़ती हैं तो इसका असर कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड या कश्मीर में होगा। इसी तरह ईरान एक शिया पावर है और 97% से अधिक जो आबादी है अफगानिस्तान की वो मुस्लिम है और मुस्लिम में उसमें मेजॉरिटी मुस्लिम सुन्नी है। तो ये सुन्नी स्टेट है, लेकिन ईरान इसकी शियाइट पावर 80% से ज्यादा आबादी यहाँ पर शिया की है। अभी आपने सुना होगा कि एक यहाँ पर मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, वो शिया की मस्जिद थी और उसमें ढेर सारे जो शिया के फॉलोवर्स थे वो मारे गए। तो इस तरह ईरान भी वरीड है, कंसर्न है कि हमारे जो शिया माइनॉरिटीज यहाँ पर हैं वो उसको तालिबान या पश्तून की ये गवर्नमेंट आने के कारण नुकसान होगा। और ढेर सारे जो पश्तून हैं वो ईरान में भी हैं। तो ईरान अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को भी लेकर चिंतित है कि ये पश्तून हैं यहाँ, लेकिन इनकी लॉयल्टी काबुल के प्रति होगी। तो ये जो सिक्योरिटी का जो कंसर्न है इन सब बॉर्डर देशेस के लिए, बॉर्डर कंट्रीज के लिए है, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और यूरोप इसलिए कंसर्न है क्योंकि यहाँ का जो ह्यूमन राइट वॉलेशन है और जो यहाँ की जो मिलिटेंसी है उससे पॉपी कल्चर, ओपीएम कल्चर को और बढ़ावा मिलेगा और ड्रग्स का सीधा सप्लाई यूरोप में होगा। और यूरोप में जो नशेड़ी हैं, जो यूथ ड्रग्स में फंस गए हैं, उनकी संख्या, उनकी आबादी बढ़ सकती है। तो ये तो रहा इसका एक नेगेटिव पार्ट। लेकिन अफगानिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो है इसकी लोकेशन के कारण। देखिए, अफगानिस्तान समुद्र से दूर है, ये गल्फ ऑफ पर्सिया है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान। तो अफगानिस्तान के पास कोई सी कोस्ट नहीं है, कोई नहीं, सब पूरा लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। लेकिन अफगानिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखें तुर्कमेनिस्तान में ये गैलेकिनिस गैस फील्ड है। तो ये जो गैस फील्ड है तुर्कमेनिस्तान का, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गैस फील्ड है। और विश्व का सबसे बड़ा जो गैस फील्ड है वो साउथ पार्स गैस फील्ड है, ये कतर और ईरान के बीच में है। तो ये अफगानिस्तान के ऊपर का जो देश है इसमें दूसरी सबसे बड़ी गैस फील्ड है। और ईरान के पास ये गल्फ ऑफ पर्सिया में विश्व की पहली सबसे बड़ी गैस फील्ड है जिसको कतर और ईरान के टेरिटोरियल वाटर ने बांट रखा है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस गैस फील्ड से इनका क्या संबंध, इससे इनका क्या संबंध है? इससे संबंध है भारत की बढ़ती आबादी और चाइना, विश्व की सबसे बड़ी आबादी चीन में है। तो जो चीन है इसको एनर्जी की सबसे अधिक आवश्यकता है और भारत को भी एनर्जी की सबसे अधिक आवश्यकता है। और अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो जो आर्थिक विकास का पहिया भारत में घूम रहा है या चाइना में घूम रहा है ये रुकने लगेगा। इसलिए भारत ने एक पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन प्रस्तावित किया था तुर्कमेनिस्तान गैलेकिन्स गैस फील्ड से हेरात से कंधार, ये वही कंधार है जहां वो प्लेन भारत का हाईजैक होकर उतारा गया था। फिर यहां से पाकिस्तान क्वेटा, मुल्तान, दिल्ली, TAPI, तापी। तो ये जो गैस पाइपलाइन है इससे अफगान की जो इकोनॉमी है इसको बहुत ज़्यादा लाभ होता अगर ये गैस पाइपलाइन ये बन जाती है। लेकिन अब चूंकि तालिबान आ गए हैं यहाँ पर, तो ये उनकी जो गवर्नमेंट है उनको अब निर्णय लेना है कि वो कितना सहयोग करते हैं इस गैस पाइपलाइन के बनने में, क्योंकि जितना ये गैस पाइपलाइन जा रही है इसका राजस्व अफगान की सरकार को ये प्राप्त होता और ये इस गैस से अफगान की जो गवर्नमेंट है वो इसका यूज कर सकती थी इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक जो और भी यूजेस होते हैं उसमें, तमाम केमिकल्स बनाने में। और ये लाइन पाइपलाइन ऐसे पाकिस्तान से होते हुए इंडिया। तो ये
पाइपलाइन का प्रोजेक्ट तालिबान गवर्नमेंट के आने के बाद अभी ये रुक गया है, हेल्ड इन अबेयंस जिसको बोलते हैं, क्योंकि अभी तालिबान ने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया और ये अफगानिस्तान से इसको गुजरना है। तो जब तक अफगानिस्तान का इसमें पॉजिटिव नॉट या पॉजिटिव कोऑपरेशन नहीं होगी कि बन भी गया तो भी किसी ने बम से उड़ा दिया तो पूरी गैस जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसकी सिक्योरिटी और इसके डेवलपमेंट के लिए अभी काबुल से या जो भी गवर्नमेंट है यहाँ, अभी तालिबान गवर्नमेंट, अभी इनका कंसेंट या पॉजिटिव नोट नहीं आई है। तो ये प्रपोजल अभी ये अटका हुआ है और ये अभी आगे ये बढ़ नहीं पा रहा है। इसी तरह आप देखें, ये एक ईरान का जो यहाँ पर साउथ पार्स गैस फील्ड है, यहाँ से ऐसे पाइपलाइन ये बनाने की योजना है। बंदर अब्बास पोर्ट जो ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट है और यहाँ से होते हुए पाकिस्तान होते हुए मुल्तान के बाद ये दिल्ली। तो ये जो पाइपलाइन है ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ये पाइपलाइन भी हालांकि अफगानिस्तान से नहीं गुजरती है, ये भी इसलिए अभी रुकी हुई है क्योंकि यहाँ पर पश्तून्स हैं और यहाँ पर बलोच जो राष्ट्रवाद की जो लहरें हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो इसलिए ये पाइपलाइन सुरक्षित नहीं है, तो ये दोनों पाइपलाइन ये रुकी हैं। अगर ये पाइपलाइन ये बन जाती तो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ती और यहाँ और अच्छा विकास होता है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि तालिबान इन गैस पाइपलाइंस पे वो क्या डिसीजन लेते हैं। अभी भारत देश ने एक और इनकी नई स्ट्रेटजी भारत देश ने अडॉप्ट किया है, वो है चाबहार पोर्ट को विकसित करना और यहाँ से नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ जो कॉरिडोर है यहाँ से सीधे एक कॉरिडोर बनाना और ये ताकि सीधे यूरोप और रशिया में जाके मिल सके। अभी आप भारत का जो आने का जो सी लेन है वो बॉम्बे से चाबहार पोर्ट, तो ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये प्रपोज्ड है, इससे काफ़ी डिस्टेंस ये बचेगी। और भारत ने कोशिश किया कि चाबहार पोर्ट से जारंज एक रोड बनाई, जारंज से दिलराम अफगानिस्तान में 218 किलोमीटर की रोड भारत ने ये बनाई है यहाँ पर, कि ताकि ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, ये अफगानिस्तान को भी जोड़ सके। अभी भारत ने 1.1 लाख टन व्हीट गेहूं दिया, तो वो गेहूं वो भारत देश ने बॉम्बे से यहाँ भेजा चाबहार पोर्ट और यहाँ से इस रूट से होते हैं अफगानिस्तान में ये गया, ताकि यहाँ की जो भूखमरी है वो कम हो सके और लोगों को गेहूं या रोटी ये सब मिल सके। भारत ने अभी यहाँ पर एक सलमा डैम भी बनाया है जो कि फ्रेंडशिप का प्रतीक है अफगानिस्तान और भारत का। भारत ने यहाँ का जो संसद अफगानिस्तान का उसको भी बनाया है। तो भारत का यहाँ पर पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है यहाँ के रोड बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, डैम बनाने में, जिसको अफगान के तालिबान ने भी रिकॉग्नाइज किया है, बोला है कि भारत का जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव है और अफगानिस्तान का समाज भी भारत को सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो जो अफगानिस्तान की भू राजनीति है वो इसके अगल बगल की जो गैस फील्ड्स हैं, ये दोनों गैस फील्ड, गैल्किनिस गैस फील्ड और साउथ पार्स गैस फील्ड, ये भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की जो पॉलिटिक्स गैस पाइपलाइंस को अफेक्ट ये कर रही हैं। और अगर तालिबान का कंसेंट, पॉजिटिव कंसेंट या पॉजिटिव कमिटमेंट बनता है तो भारत काफ़ी इच्छुक है यहाँ पर ट्रांजिट रूट ये बनाने में और नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है इसको डेवलप करने में। और चाइना ने बगल में अपना पाकिस्तान के साथ मिलके ग्वादर पोर्ट ये डेवलप किया है। चाइना भी यहाँ से प्रयासरत है कि ये यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बनाए और ये कॉरिडोर चाइना के जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ये उसका हिस्सा होगा। लेकिन अगर अफगानिस्तान इनस्टेबल हुआ या बॉर्डर्स इनस्टेबल हुआ तो चाइना का भी जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाएगा और पाकिस्तान उसकी सिक्योरिटी कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये तोरा बोरा है, ये बॉर्डर पर है और ये जो सफ़ेद कोह है और जो यहाँ का जो ट्राइबल जो यूनिटी है
और जो वॉर करने की टेंडेंसी है वो पश्तून्स में, पठानों में बहुत अधिक है। तो अब भविष्य ये बताएगा कि यहाँ पर ये जो विकास की जो पाइपलाइंस हैं वो कैसे बिछती हैं, या तालिबान उसको कैसे एक्सेप्ट करता है या विरोध करता है, या ओपीएम कल्चर जो यहाँ पर अफीम की खेती है उस पर क्या निर्णय होता है। ये गोल्डन क्रिसेंट तालिबान के आने के बाद क्या वैसे बना रहेगा या उसमें कुछ परिवर्तन होगा, तो ये भविष्य की बात है। लेकिन आने वाले समय में अफगानिस्तान की भू राजनीति विश्व की भू राजनीति को निश्चित करेगी। धन्यवाद।